हेलो एंड वेलकम। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे विलियम ब्लेक एज अ पोइट और इनके वर्क्स को क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में डिस्कस करेंगे। विलियम ब्लेक जो है पैदा हुए थे 28 नवंबर 1757 में इन सोहो लंदन इनटू अ मॉडेस्ट मिडिल क्लास फैमिली। लंदन में एक जगह है सोहो, वहाँ पे पैदा हुए थे और मिडिल क्लास की फैमिली से बिलोंग करते थे। और इनके फादर जेम्स ब्लेक वाज अ होसियर, a dealer in stockings and woolens, and his mother Catherine Blake played a supportive role in early his life। तो इनके फादर जो है वो डीलर थे, वोलन कपड़ों के डीलर थे। और इनकी मदर जो है कैथरीन ब्लेक जो है बहुत सपोर्ट करती थी विलियम ब्लेक को बचपन से ही। विलियम ब्लेक को बचपन से ही जेम्स ब्लेक और कैथरीन ब्लेक का सपोर्ट मिला। और Blake grew up in a religious environment, and from an early age he reported having visions of angels and divine figures which deeply influenced his personality and worldview। तो ये माना जाता था कि विलियम ब्लेक को जो है रिलीजियस एनवायरनमेंट मिला। घर में जेम्स ब्लेक हो, कैथरीन ब्लेक हो, दोनों रिलीजियस पर्सन थे और इसको एक अच्छा रिलीजियस एनवायरनमेंट मिला। और ये माना जाता है कि उसको बचपन से ही विजन्स ऑफ एंजल्स दिखते थे, डिवाइन फिगर्स दिखते थे, गोस्ट दिखते थे और एंजल्स दिखते थे बचपन से ही। तो हेलुसिनेशन होता था और जिससे उनकी पर्सनालिटी पे जो है बड़ा मतलब इम्पैक्ट पड़ा। और ही वाज द फॉररनर ऑफ रोमांटिक पोइट्री। ही वाज रिगार्डेड आफ्टर डेथ। ही वाज अ विजनरी पोइट। He wrote illuminated poetry। फॉर रनर ऑफ रोमांटिक पोइट्री, प्री रोमांटिक इनको बोलते हैं और फॉर रनर ऑफ रोमांटिक पोइट्री भी बोलते हैं। ये इनको जो है विजनरी पोइट भी हैं और इल्यूमिनेटेड पोइट्री। इल्यूमिनेटेड मतलब जब भी पोएम्स लिखते थे वो ड्राइंग करके लिखते थे। पोएम्स पेज पे जो है मतलब टाइगर लिखना होता था तो टाइगर के बारे में पोएम टाइगर बनाते थे वो लिखते लिखते वो। तो इस तरह के जो ड्राइंग करना उसको बोलते हैं इल्यूमिनेटेड। इल्यूमिनेटेड पोइट्री वो लिखते थे। Blake showed artistic talent early in life since formal schooling was expensive. He was homeschooled by his mother and educated in reading, writing and basic religious instruction। तो इनको जो फॉर्मल एजुकेशन घर में ही मिली क्योंकि स्कूल जाने के लिए पैसे नहीं थे उनके पेरेंट्स के पास स्कूल भेजने के लिए, तो घर में ही रीडिंग, राइटिंग और बेसिक रिलीजियस एजुकेशन घर में ही दी गई। और 10 साल की उम्र में ही enrolled in drawing school and later apprenticed at 14 to an engraver। तो 10 साल की उम्र में जो है ये इनरोल हुए एक ड्राइंग स्कूल में। वहाँ पे उन्होंने इनग्रेविंग सीखी। इनग्रेविंग होता है जैसे पत्थर पे लिखते हैं ना काट काट के, वो इनग्रेविंग जो है वो सीखी, ड्राइंग करना सीखी उन्होंने। और किससे सीखी? जेम्स डिजायर से सीखी। वेयर ही लर्न द क्राफ्ट ऑफ इनग्रेविंग, दिस वुड बिकम एसेंशियल इन हिज लाइफ एंड करियर। क्राफ्ट ऑफ इनग्रेविंग इन्होंने सीखी जेम्स बेजायर के से। और वो उसका जो है ज़बरदस्त इम्पैक्ट पड़ा इनकी लाइफ पे 14 ईयर्स की एज में। ठीक है। Though his formal education was limited, Blake developed a rich intellectual life. He read widely on history, philosophy, religion, and mythology, and he observed enlightenment through thought, while also reacting against his rationalism with strong spiritual and mystical belief। इनकी जो फॉर्मल एजुकेशन थी वो लिमिटेड बहुत थी, वो ज़्यादा नहीं मिली, मगर इनका इंटेलेक्चुअल जो है बहुत बढ़ गया, इनका इंटेलेक्ट बहुत बढ़ गया। ये बचपन से ही इंटेलिजेंट थे, रिलीजियस पर्सन थे। उन्होंने हिस्ट्री पढ़ी, फिलोसफी पढ़ी, रिलीजन पढ़ा, माइथोलॉजी पढ़ी। इनसे इनको इनलाइटनमेंट मिला और उन्होंने सोचा कि जो रिएक्टिंग अगेंस्ट द रैशनलिज्म विद स्ट्रॉन्ग स्पिरिचुअल और मिस्टिकल बिलीफ्स इनके थे और रैशनलिज्म को ये रिएक्ट करते थे। ये रिलीजियस बिलीफ को मानते थे, ये मिस्टीरियस बिलीफ को मानते थे। कौन? विलियम ब्लेक। और इन्होंने शादी की कैथरीन बॉचर के साथ। कैथरीन बॉचर के साथ शादी की 1782 में। शी वॉज इलिटरेट एट द टाइम बट ब्लेक taught her to read, write and assist him इन एन आर्टिस्टिक इनग्रेवर। तो उस वाइफ को ही जो इसने जो है पढ़ाया लिखाया और उसको इनग्रेविंग सिखाई। और उनकी मैरिज जो है लॉयल थी और बहुत लंबी मैरिज उनकी रही। और उनको कोई बच्चा नहीं था, तभी वो इकट्ठे रहते थे किसके साथ? कैथरीन बॉचर के साथ। कैथरीन बॉचर जो है उसको एक सपोर्टिव रोल प्ले किया इसकी लाइफ के लिए। Blake struggled with poverty throughout his life. He was often misunderstood by society and critics and lived outside mainstream acceptance।
तो इनने पॉवर्टी में बर्दाश्त की बचपन से, क्योंकि सोसाइटी इनको एक्सेप्ट नहीं करती थी, मेन स्ट्रीम में नहीं आना देती थी, तो ये आइसोलेटेड ही रहते थे, दूर ही रहते थे सोसाइटी से। ही रिमाइंड कमिटेड टू हिज स्पिरिचुअल विजन्स, पॉलिटिकल रेडिकलिज्म एंड मॉरल इंडिपेंडेंस ऑफन एट ग्रेट पर्सनल कॉस्ट। ये रिलीजियस टाइप के बंदे थे और जो इनमें जो है स्पिरिचुअल विजन्स, मिस्ट्रीज पे यकीन रखते थे और मॉरल इंडिपेंडेंस पे यकीन रखते थे। He was never officially honored or awarded in his lifetime, though he received small commissions and support from a few close patrons and friends. तो लाइफ टाइम में इनको कोई अवार्ड नहीं मिला, लाइफ टाइम के लिए कोई उनको इज्जत नहीं मिली अपनी पोइट्री लिखने के लिए, अपनी आर्ट ब्यूटी के लिए, बस इनकी जो डेथ के बाद जो है इनको बड़ा मिला। हाँ, ये बात है कि कुछ फ्रेंड्स ने इनको सपोर्ट किया अपनी लाइफ टाइम में। तो इनकी डेथ जो है 1827 में हुई और poor but unrepentant and was buried in an unmarked grave in London. लंदन में एक अनमार्क्ड ग्रेव में जो है इनको बरी किया गया और ये सेलिब्रेटेड बने उनकी मतलब डेथ के बाद, सेलिब्रेटेड एज वन ऑफ द ओरिजिनल एंड विजनरी फिगर्स। ओरिजिनल और विजनरी फिगर्स जो है इनको माना जाता है ये उसकी डेथ के बाद। ठीक है, 1757 से 1827 तक इन्होंने जो है लाइफ बिताई और अच्छी लाइफ बिताई। इनको जो है सोसाइटी में अगर रिकॉग्निशन नहीं मिला, बट ये खुद सेटिस्फाइड थे, ये रिलीजियस बिलीफ को मानते थे। इनकी पोएम्स जो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में हम डिस्कस करेंगे, 1783 में इन्होंने जो है पोइटिकल स्केचेस लिखे। पोइटिकल स्केचेस जो है 1783 में लिखे, उसमें जो ब्लेक्स फर्स्ट कलेक्शन, और ये फर्स्ट कलेक्शन में आता है, इसमें टू स्प्रिंग है, मैड सॉन्ग है, हाउ स्वीट आई रोड फ्रॉम फील्ड टू फील्ड है, किंग एडवर्ड थर्ड है इसमें। और 1789 में सॉन्ग ऑफ इनोसेंस में लिखा, 19 पॉइंट्स इसमें सॉन्ग ऑफ इनोसेंस में। ये इम्पोर्टेंट हो जाता है विलियम ब्लेक के लिए। 1789 का ईयर इम्पोर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि इन्होंने सॉन्ग्स ऑफ इनोसेंस जो है पब्लिश किया और इसमें जो है 19 पोएम्स हैं। याद रखना 19 पोएम्स 1789 में जो है ये पब्लिश हुआ। और द लैम्प इसमें है, चिमनी स्वीपर जो है इंट्रोडक्शन इसमें है, और इसमें होली थर्सडे भी है, ये सॉन्ग ऑफ इनोसेंस में आता है, ये डिटेल में हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। 1790 में द मैरिज ऑफ हेवन एंड हेल, 1719 में जो द मैरिज ऑफ हेवन एंड हेल लिखा, ये एक प्रोफेटिक पोएम है और प्रोज पोएम है ये। ठीक है, ये इसमें प्रोव्स हैं ऑफ हेल हैं, ये डिटेल में हमने पढ़नी है, बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। के बाद आता है 1794 में सॉन्ग्स ऑफ एक्सपीरियंस इन्होंने लिखा और इसमें 26 पोएम्स हैं। सॉन्ग्स ऑफ इनोसेंस में कितनी है 19, 1789, और सॉन्ग्स ऑफ एक्सपीरियंस में कितने हैं 26 पोएम। ठीक है, 26 पोएम पे इसमें लिखी गई है, इसमें पब्लिश एक कंपेनियन टू सॉन्ग ऑफ इनोसेंस की कंपेनियन ये भी है। इसमें पोएम्स थोड़ी अलग हैं, द टाइप्स में मैच्योर हो गए थे ना, ये जब इनोसेंस लिखा तब इनोसेंट थे, अब मैच्योर हो गए थे। टाइगर लिखा, द चिमनी स्वीपर एक्सपीरियंस वर्जन लिखा इसका, लंदन लिखा, होली थर्सडे का भी एक्सपीरियंस वर्जन लिखा, द सिक रोज लिखा, इंट्रोडक्शन लिखा, अ पॉइजन ट्री लिखा। और उसके बाद जो है सॉन्ग ऑफ इनोसेंस एंड एक्सपीरियंस को जो है इसको कंबाइन पब्लिश किया उन्होंने। 1795 में द बुक ऑफ यूरिजन, ये जो है प्रॉफिटिक बुक्स हैं इसकी, द बुक ऑफ यूरिजन, द बुक ऑफ अहानिया, द बुक ऑफ लॉस। ये इसमें जो है माइथोलॉजी, अपनी माइथोलॉजी देते हैं, रिलीजियस माइथोलॉजी ले, क्योंकि ये रिलीजियस पोएट थे, तो ये इसमें माइथोलॉजी है बहुत, अपने इसकी मिथ्स क्रिएट किए हैं इसने। ये अगर डिटेल में पढ़ना चाहो पढ़ सकते हो। 1795 में द बुक ऑफ हैरिसन, द बुक ऑफ अहानिया और द बुक ऑफ लॉस। उसके बाद 1795 टू 1796 में द विजन ऑफ द डॉटर्स ऑफ एल्बियन, ये इंपॉर्टेंट है, ये हम डिटेल में पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियोस में। और उसके बाद जो है 1804 टू 1808, इसमें मिल्टन ने पोएम लिखी है, इसमें फेमस प्रेफेज विद द पोएम, एंड इसमें जो इतना इंपॉर्टेंट है नहीं। अब नेक्स्ट जो है सॉन्ग्स ऑफ इनोसेंस, सॉन्ग्स ऑफ एक्सपीरियंस, इनको डिटेल में पढ़ेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो आपने याद रखनी है वो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में रखना है याद, कि कौन सी पोएम कब पब्लिश हुई। पोइटिकल स्केचेस सबसे फर्स्ट पब्लिकेशन है इनकी, ये याद रखना है 1783 में। उसके बाद आपने याद रखना है 1789 में द सॉन्ग ऑफ इनोसेंस,
इस इनोसेंस में कौन कौन सी पोएम इंपॉर्टेंट है? द लैम, द चिमनी स्वीपर, द इंट्रोडक्शन, होली थर्सडे। और 1790 पहले सॉन्ग्स ऑफ इनोसेंस लिखते हैं, उसके बाद द मैरिज ऑफ हेवन एंड हेल, उसके बाद सॉन्ग्स ऑफ एक्सपीरियंस 1794। और उसके बाद जो है इसके कुछ आते हैं माइथोलॉजिकल वर्क्स, प्रॉफिटिक बुक्स 1795। और उसके बाद आते हैं द विजन ऑफ डॉटर्स ऑफ एल्बियन। और उसके बाद जो आते हैं मिल्टन ऑफ पोएम। ये जो है याद करने हैं, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है।